नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता चैतन्य चौधरी से। चैतन्य चौधरी का जन्म मुंबई में हुआ। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद चैतन्य ने एड एजेंसी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। जॉब के साथ चैतन्य ने मिस्टर ग्लैड्रेक्स में रनर अप का खिताब अपने नाम किया। साथ ही मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल भी जीता। इसके बाद चैतन्य चौधरी ने मशहूर एक्टर देव आनंद के निर्देशन में पहली फिल्म लव एट टाइम स्क्वायर में हीरो की भूमिका निभाई। फिर विक्रम देसाई की फिल्म क्यों में भी अभिनय किया। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल कहीं तो होगा से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें चैतन्य ने अक्षत शेरगिल का किरदार निभाया था। इसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सर्वगुण संपन्न, उतरन, एक वीर की अरदास, वीरा, आहट, यह मोहब्बतें जैसे कई सीरियल्स में अहम किरदार निभाए हैं। तो वहीं धार्मिक सीरियल परम अवतार श्री कृष्णा में वासुदेव की भूमिका भी निभाई है। फिल्म और टीवी सीरियल्स के साथ चैतन्य ने दावत राइस, इंडिया बुल्स, मारुति जंग रोधक सीमेंट समेत 50 से ज्यादा ब्रांड के लिए एड फिल्में की हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता चैतन्य चौधरी। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, चैतन्य जी, आपके जो फादर हैं वो डायरेक्टर थे। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने की है। 14 बार उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। आपने एमबीए किया है, एक एड एजेंसी में जॉब भी किया है। तो बचपन से ही आप एक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ और ख्वाहिश था आपके बनने का और आप एक्टर बन गए? बचपन में एक्चुअली ऑनेस्टली मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक एयरफोर्स पायलट बनूं, लेकिन तब आंखों ने साथ नहीं दिया। तो मेरा एक्सपोजर एक्चुअली फिल्म के प्रति काफी था, क्योंकि पापा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। मेरी मम्मी एक वो इफ्ता करके एक थिएटर ग्रुप है, उनमें लीड एक्ट्रेस थी। तो मेरा जो स्कूल था वहां पे हम काफी प्लेस किया करते थे। और तो उसमें भाग भी बहुत लेता था। तो एक्टिंग का शौक वहां से चला कि मुझे अभिनय करना है, मुझे अभिनेता बनना है। तब से मुझे शौक पैदा हो गया और वो शौक अपने दिल में मैंने अपने कॉलेज तक बरकरार रखा उसे। जी बिल्कुल, शौक आपका स्कूल से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर ये आपका आगे जाके प्रोफेशन बन गया। अच्छा चैतन्य जी, आपने एड एजेंसी में काम किया था, उसमें आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप काम करते थे। उसी समय आपने मिस्टर ग्लैड्रेक्स में रनर अप का खिताब भी जीत लिया और मिस्टर फोटोजेनिक फेस का टाइटल भी आपने नाम कर लिया। तो ये कैसे हो गया? जॉब करते करते आप इधर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कैसे चले गए थे आप? एक्चुअली मैं एक कॉलेज में एक कोर्स करा था, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मुझे पढ़ाई का शौक है, तो उसके दौरान वो मुझे जबरदस्ती खींच के लेके जाते थे। मेरे जो दोस्त थे फैशन शोज में, इंटर कॉलेज फैशन शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनमें मैंने काफी प्राइजेस जीते एज द बेस्ट मेल मॉडल। और फिर उन्होंने मुझे काफी इनकरेज किया और मुझे पता नहीं था कि उनमें से किसी ने मेरे फोटोग्राफ्स को ग्लैड्रेक्स के लिए भेज दिया था। मुझे नहीं पता था। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो मुझे कॉल आई कि आप सिलेक्टेड हो गए फर्स्ट राउंड के लिए, आप आ जाइए। तो मैंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं उनको। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो अप्लाई किया। फिर मेरे जो साथ काम करते थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने ग्लैड्रेक्स को फोन किया। उन्होंने कहा कि तू जा इसके लिए, तेरे में है, तू जा। तो वो मेरे साथ चला और हम दोनों ग्लैड्रेक्स ऑफिस गए। उन्होंने मुझे फिजिकली देखा एंड उन्होंने कहा कि ओके, आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्टेड हो गए हो। वैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ मेरे करियर का एक्चुअली। जी, अच्छा, ग्लैड्रेक्स से कुछ हम यादें हम चाहेंगे, आप कुछ यादें ताज़ा करें। जब आप उसमें राउंड में आप जाते थे तो किस तरह के उसमें कंपटीशन होता था? क्या कुछ आपको टारगेट दिया जाता था? क्या कुछ आपको उसमें करने के लिए कहा जाता था? और कैसे आप रनर अप का खिताब जीते और मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल आपके नाम हुआ? तो चैलेंजेस तो बहुत ही, कंपटीशन बहुत ही वहाँ पे, क्योंकि सारे लड़के, मतलब काफी लड़के लड़कियां जो भी थे वहाँ पे, मतलब बहुत काफी मॉडल्स भी थे। काफी टाइम से मॉडलिंग भी कर रहे थे वो लोग। और वो खिताब के लिए वो उन्होंने कॉन्टेस्ट में एंटर किया। तो उनकी बॉडीज बहुत अच्छी थी। सब लड़कों के सिक्स पैक एब्स थे और मेरे पास वो सब नहीं था। और अच्छा, मैं हूँ 5 फुट 11 इंच, लेकिन जो लड़के थे वो 6 फुट के ऊपर ही थे ज्यादातर। तो 5 फुट 11 इंच होके भी मेरे को लगता था कि मैं बहुत छोटा हूँ इन सबके सामने।
जी। तो इनफैक्ट सेकंड राउंड में मुझे एक जो उनके ग्लैडरैक्स टीम के मैनेजमेंट में काम करते उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था एक्चुअली। उन्होंने कहा था कि ही इज नॉट फिट, क्योंकि पेट में थोड़ा फैट था मेरे। तो लेकिन एक लेडी थी, उन्होंने हाँ। मुझे देखा था, उन्होंने कहा कि नहीं, इस लड़के को लो, ये इसमें बात है। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस दिया कि तुम वेट लॉस करके और बॉडी ठीक करके आओगे, तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है। ओके। तो मैंने कहा हाँ मैम, मैंने अभी तक 10 किलो कम किया है, मैं और कर दूंगा। हाँ। तो वैसा मेरा थर्ड राउंड में सिलेक्शन हुआ था, और जब ओके। मैं आया थर्ड राउंड में मेरी बॉडी फुल शेप में थी। अच्छा, मैंने बहुत सिक्स पैक बना के आए थे आप? 6 पैक बना के आया था। 2 महीने में? मतलब ये दर्शक को हम कह सकते हैं कि 2 महीने में आप 6 पैक एब्स बना सकते हैं। नहीं, मैं उससे पहले जब पहला राउंड हुआ था तब से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, कि मुझे पता था कि ऐसी बॉडी के साथ तो मैं सिलेक्ट भी नहीं होऊंगा। जी। तो उसलिए मैंने ट्रेनिंग थोड़ी पहले स्टार्ट कर ली थी, लेकिन Okay. मैंने मेहनत बहुत की। मेरे वर्कआउट टाइम दिन में कम से कम 3.5 घंटे का मेरा वर्कआउट टाइम रहता था। तो उतना मैं वर्कआउट करता था दिन में ऑफिस के साथ। बिल्कुल। तो फिर वो जो आपकी हार्ड वर्क था, यही हार्ड वर्क के कारण फिर आपको उसमें रनर अप का खिताब आपके नाम हुआ, मिस्टर फोटोजेनिक का टाइटल आपको मिला। उसके बाद फिर फिल्मों से पहले, टीवी सीरियल से पहले एक म्यूजिक एल्बम किया था आपने, अब बहुत ही फेमस रहा वो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो इस एल्बम में आपको कैसा मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्योंकि ये पुराना एल्बम जरूर है, लेकिन आज भी कानों में गूंजता है ये कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों। जी, तो मैं बहुत नया था तब। अगर आप वीडियो भी देखेंगे आपको जी। लगेगा कि ये अभी आया है लड़का, इसको कुछ नहीं आता। तो तो जब ग्लैडरैक्स हुआ, खत्म हुआ, तब हमारे जो भी बहुत सारे कास्टिंग वाले आते हैं शोज पे, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं शोज पे, तो उन्होंने हम सबके नंबर लिए और हम सबको फिर कॉल्स आने लगी ऑडिशंस के लिए। तो मैंने तब अपनी जॉब छोड़ी ही थी, क्योंकि काम करना और फिर मॉडलिंग के लिए बहुत ऑफर्स आ रही थी, तो मैं दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद ही मुझे कॉल आई ऑडिशन के लिए। तो मैं गया, उन्होंने कुछ डांस करवाया, डांसिंग में मैं ठीक ठाक हूँ, तो सिलेक्ट हो गया। और वैसे कुकी गुलाटी जी थे जो डायरेक्टर थे, एंड सायली भगत, शी इज एक्स मिस इंडिया, उनके साथ ये वीडियो मैंने शूट किया और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। बहुत गालियां भी, मैं बहुत नया था। हाँ। तो लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने भी उसको वीडियो को कई बार देखा है। बहुत पुराने ज़माने का था वो वीडियो, लेकिन उसका एक अलग अंदाज था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, आप शौकिया तौर पर गाते भी हैं, अगर आप इसकी 2 लाइन गा दें इस गाने की, तो यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी, हमारे दर्शकों को भी ये गाना उनके जहन में और दिमाग में सामने फिर से आ जाएगा। मैं ये गाना, मुझे एक्चुअली इसकी वर्ड मुझे अच्छी तरह से याद कोई नहीं से है, भी एक लेकिन लाइन, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, अगर आप गा दें अपने अंदाज में। गा लेता हूँ आपके लिए, अगर वो ठीक है तो। जी। एक दूसरा गाना गा लेता हूँ आप लोगों के ठीक लिए। है, बिल्कुल, प्लीज। हाँ। तो ये बहुत, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, बिन हाँ। तेरे, आई हेट लव स्टोरीज। तो मैं गाता हूँ। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं, धनी है ये आशा, भरी है ये आशा, सहूं कैसे अब ये फासला, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। आप डूब से गए थे आप ये गाना गाते वक्त, पूरी तरह से आप डूब गए थे, आंखें आपने बंद कर ली थी, और मुझे लग रहा है आप उसी किसी के ख्यालों में आप खो गए थे आप। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म थी वो थी लव एट टाइम स्क्वायर। इसमें आप जो मशहूर हमारे अभिनेता थे और निर्देशक थे देवानंद साहब, आपने उनके निर्देशन में काम किया था। तो कैसे इसमें आपको मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्योंकि देवानंद साहब बड़े ग्रेट हैं, वो ग्रेट थे, वो हमने उनको कई फिल्मों में देखा है और लगातार जब तक वो रहे वो लगातार काम करते रहे। तो कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ था? तो वापस थैंक्स टू ग्लैडरैक्स। तो ग्लैडरैक्स की मंथली मैगजीन आती थी। तो जब हम
जब शो खत्म हुआ तो मंथली मैगजीन रिलीज हुई, तो उसने टॉप 5 जो भी रनर्स अप थे, विनर्स थे, सबके फोटोग्राफ्स थे उनके डिटेल्स के साथ। तो देव साहब एक ये फिल्म बना रहे थे लव टाइम पे, वो एक नए लड़के को लॉन्च करना चाहते थे। तो बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत ऑडिशन किया, उनको कहीं नया लड़का जो उनके हिसाब से चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो फिर उनके एक असिस्टेंट ने बताया कि ये नए लड़के हैं, ये अभी अभी इन्होंने कंपटीशन किया है, इनमें से आप देख लीजिए जो आपको सूट करता है और आप इनका ऑडिशन लेके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज सिलेक्टेड बाय द टीम। और सुदेव साहब बहुत अनोखी तरीके से ऑडिशन लेते थे, वो एक्टिंग ऑडिशन तक नहीं लेते, वो फोटोग्राफी का ऑडिशन लेते थे, मतलब वो शूट करते थे। अगर उनको उस लड़के में या लड़की में बात लगती थी कि किस में बात है हीरो या बनने की, तो वो आगे बढ़ते थे। तो वैसे मेरा सिलेक्शन हुआ और तब मैं बहुत खुश था कि मैं देव साहब ने मुझे सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे पापा देव साहब के बहुत बहुत बड़े फैन थे। और जब मेरे पापा को ये बात बताई कि देव साहब की फिल्म के लिए ऑफर आई है, तो ही वाज सो हैप्पी। और देव साहब की खूबसूरती ये है कि इतने बड़े आइकॉन होने के बावजूद भी उन्होंने जैसे एक 19 साल के लड़के को पूछा फिल्म के लिए कि चैतन्या क्या आप मेरी फिल्म करोगे? क्या बात है। तो उन्होंने जैसे पूछा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा आदमी, इतना फेमस आदमी, और इतना ही वाज वन ऑफ द बिग 3 उनके टाइम में। इतने नॉर्मली क्या ऑर्डर होता है कि आप मेरी फिल्म करोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप उन्होंने पूछा मुझसे बिल्कुल क्या आप मेरी फिल्म करोगे, मैंने उनसे हाँ की और वैसे सफर स्टार्ट हो गया। नहीं, यही खास बात होती है बड़े लोगों की, और कहते हैं ना कि पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही झुकता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये तो आपने बताया कि जब ऑडिशन हुआ उसके बाद फिर उन्होंने आपसे ये पूछा कि क्या आप मेरी फिल्म करोगे, लेकिन जब पहली बार आप गए उनसे मिलने, उस वक्त सबसे पहले क्या कहा था उन्होंने आपसे? बहुत प्यार से मिले वो पहली बार। उन ऑफिस ये पाली हिल पे था, पेंट हाउस जिसको कहते थे। तो बहुत स्माइल करके उनके अंदाज में मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा, कहा कि चैतन्या आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन माय टीम। तो मतलब वो बहुत मतलब ऐसे लगा कि कि कोई सचमुच से आपका ध्यान रखेगा या आपका ख्याल रखेगा इस शूट के दौरान। और उन्होंने वैसे ही किया। मतलब मैं न्यू कमर था, मेरे लिए एक सेपरेट रूम दिया उन्होंने कि चैतन्य को उनका अलग रूम मिलना चाहिए, जो भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। रियली रियली मतलब उनके नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, शब्दों में आप बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिनको आपने बचपन से देखा है और आपके पापा जी जिनके बहुत बड़े फैन हैं, उनको आप सामने से मिले, उनकी फिल्म कर रहे हो, तो मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ। भले शब्दों में वो आप बयान बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम फीलिंग समझ रहे हैं आपकी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने सीरियल जो किया था कहीं तो होगा, ये आपका पहला सीरियल था, इसमें आपने अक्षत की भूमिका निभाई थी और ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ इसमें आपका कैरेक्टर। तो इस सीरियल में कैसे जुड़ना हुआ आपका, और इस करते वक्त, क्योंकि आप नए थे, पहला सीरियल था और बाकी भी जो को एक्टर थे, तो किस तरह से ट्यूनिंग थी आपकी उनके साथ? ये बहुत इंटरेस्टिंग हादसा है एक्चुअली। मैं गोवा गया था फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे एक मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तो वो बालाजी में काम करती थी और मेरी तब एक फिल्म, मेरी सेकंड फिल्म रिलीज हुई थी क्यों, उसका नाम था क्यों। तो उसमें विक्रम देसाई की फिल्म थी। कल्पना लाजमी की फिल्म थी। अच्छा। हाँ, कल्पना लाजमी की फिल्म थी और मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे। मतलब तीनों लड़कों के जो जैसे होते फिल्म के रिव्यूज आते हैं, तो मुझे तरुण आदर्श जी ने बहुत अच्छा एक रिव्यू लिख के दिया था, और जिन्होंने देखा भी उन्होंने काफी मेरे रोल को पसंद भी किया और मेरे परफॉर्मेंस को पसंद किया। तो उनमें से बालाजी की एक क्रिएटिव हेड थी, उन्होंने जाके मेरा ये फिल्म देखी थी और उनका कनेक्शन ये दूसरी फ्रेंड के साथ हुआ जो मुझसे मिल चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि इस लड़के को मैं कास्ट करना चाहता हूँ एक शो में। तो मैं टेलीविजन के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया कि टेलीविजन बहुत बड़ा हो रहा है, आपको जाना चाहिए, अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए टेलीविजन को लेकर। तो तब जाके मैं मिला इनसे, ऑडिशन दिया
और मुझे तो शो का नाम भी नहीं पता था कि अच्छा, नाम कहीं तो होगा था। मेरी मम्मी ने तो मुझे पूछा कि शो का आपने नाम कहा क्या शो है। का नाम भी नहीं पता था, तो और जो शो का नाम था कहीं तो होगा, तो कुछ तो होगा नाम। हाँ, आपने मेरी मम्मी ने आपने कहा पूछा कुछ था तो कि नाम होगा, कि नाम के चक्कर में क्यों पढ़ूं, पहले रोल के हाँ। बारे में पता कर लूं। तो बहुत ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज हाँ, मैंने साइन कर लिया था क्योंकि हाँ। मुझे रोल पसंद आया था। बाकी सब पैरामीटर सब ठीक थे। तो मैंने आया, मम्मी मैं सीरियल कर रहा हूँ। तो मम्मी ने मुझे पूछा था कि नाम कौन सा है, क्योंकि मम्मी काफी सीरियल देखी हाँ, थी। हाँ। मुझे पता नहीं, कुछ है, कशिश करके नाम है इसका, तो आप देख लो कौन सा है, मेरे को तो रोल पसंद आ गया, मैं कर रहा हूँ। मम्मी कहती कशिश नाम का तो कोई सीरियल है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक सीरियल है, उसमें एक लड़की का नाम कशिश है। ठीक है, होगा। तो जब स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो टेलीविजन कितना बड़ा हो सकता है, बिल्कुल। मैंने रियलाइज किया। क्योंकि वहां पे राजीव खंडेलवाल थे, आमना हम्म। शरीफ, फिर सुरवीन चावला का भी, मतलब हम सब हमने साथ में टीवी का डेब्यू किया। हम्म। तो तब देखा कि कितना सीरियल लोकप्रिय थे, कितना लोग बिल्कुल। पसंद करते थे। तो तब और हमारी टीम इतनी खूबसूरत थी, मतलब सब यंगस्टर्स थे। हम्म। बहुत एक दूसरे से बनती बिल्कुल थी एक सब। फैमिली की तरह हो जाता है सीरियल में, क्योंकि आप लंबे वक्त तक काम करते हैं। फिल्म में तो कुछ समय रहता है, 40-50 दिन, लेकिन सीरियल में तो कभी कभी 2-3-4 साल चलते ही रहता है, वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। अच्छा, एक जो सीरियल आपने और किया था, हिस्टोरिकल सीरियल किया था आपने, परम अवतार श्री कृष्णा, इसमें आप वासुदेव बने थे। तो क्योंकि ये इसके जो किरदार हैं, इसके जो गेटअप रहते हैं, कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, जो संवाद रहते हैं, वो नॉर्मल सीरियल से डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जब आप ये सीरियल कर रहे थे, तो कैसा आप अनुभूति करते थे, कैसा महसूस करते थे आप, क्योंकि धार्मिक सीरियल था ये, और आप एक्चुअली माइक, और आप भगवान श्री कृष्ण के आपने पिताजी का इसमें रोल निभाया था। तो एक्चुअली मैं माइक के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं पॉलिटिक्स के लिए रेडी हूँ। पता है कि इसमें विग पहनना पड़ता है, बहुत कुछ, और 12-12 घंटे आपको विग के साथ, दाढ़ी मूछी हम्म। के, वो उसके साथ, फेक बियर्ड, फेक मूछी के साथ आपको शूट करना पड़ता है। तो तो मैं कन्विंस नहीं था एक्चुअली ये रोल करने के लिए। हम्म। लेकिन जैसे उन्होंने ब्रीफिंग दी, जो इनके रिसर्च के मुताबिक, एक्चुअली हमने जो पहले सीरियल्स में देखा था, वसुदेव हमेशा ऐसे रहते थे और हम्म। वो हमेशा एक बेचारी सी इमेज थी उनकी। लेकिन इनके रिसर्च में पता चला कि वसुदेव एक्चुअली एक बाहुबली थे। हम्म। और इंसिडेंटली, मतलब उनकी जो राज्य है उसका नाम था महेशमती, हम्म। जो हमने जो इसमें देखा है, बाहुबली में ये देखा था आपने। बाहुबली में देखा है जी। तो उन्हें उनके उनके रिसर्च में ये पाया गया कि वसुदेव एक बहुत ही ताकतवर राजा था, हम्म। और इनफैक्ट कंस उससे डरता था, और कंस को उसको हराने के लिए असुर बनना पड़ता था। हम्म। तो ये ब्रीफ मुझे दी गई कि ऐसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड आई वाज कन्विंस्ड, आई रियली, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि स्टोरी, आई मीन कृष्णा है, बच्चा रहेगा, हम्म। एंड आपका बिगिनिंग का जो पोर्शन है, एस्टैब्लिश करने का पोर्शन है, वहां रहेगा। हम्म। एंड लेकिन जो भी हमने शूट किया, मुझे मजा बहुत आया। सिवाय विग पहने के मुझे सब कुछ बहुत अच्छा जी लगा उस बिल्कुल, शो में। क्योंकि इतने बहुत हैवी बहुत हैवी प्यारा विग सा शो रहते हैं, है। हम समझ सकते हैं। खुजली भी मचती होगी। एक्शन के समय एक्शन के समय चुपके से खुजलाते भी होंगे आप, डायलॉग भी बोलते होंगे। अच्छा, आपने जो जी एक जी। हॉरर शो भी किया, आपने आहट, इसमें मुख्य भूमिका आपने निभाई थी इसमें, और इसमें आप भूत प्रेत का इन्वेस्टिगेशन करते थे। तो ये जी। शो करते वक्त कभी कभी कोई रियल में भूत प्रेत से मुलाकात हुई, या फिर ऐसा कुछ एहसास हुआ हो कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि जो हम करते रहते नहीं। हैं लगातार सीरियल, कुछ ना कुछ हाँ वैसा हाँ। रियलाइज होता है आसपास, कभी आवाज भी होता है। जी जी। नहीं, ऐसा कभी कभी थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे हाँ। साथ। लेकिन हम ऐसे ऐसे लोकेशंस पे शूट करते थे जो जी। सच्ची में बहुत बहुत डरावने थे। हाँ। कुछ एक्चुअली भी लोकेशन थे जो, जहाँ पे भूतों का काफी सुनने में आया था हम्म। कि यहाँ पे भूत होते बिल्कुल। हैं। कपल ऑफ लोकेशंस, मैं अच्छा, नाम नहीं हमको लेना भी एक चाहता। सुनने में आया आपके बारे में कि जब आप पढ़ाई करते थे उस वक्त ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो अगर कुछ जी, याद हो आपको किस तरह का इंसिडेंट था, तो हम जानना चाहेंगे वो। बहुत फनी इंसिडेंट था, जी। और आज तक मेरे पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे के यहाँ मैं रहता था जब मैं अपना एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एग्जाम था। हम्म। कुछ सुबह 7 बजे उठ के जाना। तो मैं क्या करता था कि रात को करीब 11 बजे तक पढ़ता था, फिर सोता था, फिर करीब 4 बजे उठ के फिर पढ़ना शुरू करता था, हम्म। और फिर 7 बजे एग्जाम देने निकल जाता था। तो ये
जो घर था ना, एक छोटा सा बंगलो था। हाँ तो ये पूरा, मैं जैसे आपको पता है कि ठंडी बहुत हो जाती है ठंडी के जी मौसम में, तो इस हमने ना सारे खिड़कियां बंद करके रखी थी, दरवाजे सब बंद किए थे, ये ठंड अंदर आती थी। तो रात को मेरा अलार्म बजा, तो एक छोटा सा जैसे लॉबी होता है, हॉल से और किचन से अटैच होकर जी एक छोटा लॉबी था। गलियारा मैं बाहर निकला तो देखा कि एक पेपर का टुकड़ा ऐसे उछल रहा है, मतलब कम से कम 1-2 फीट उठ के नीचे जा रहा है, उठ के नीचे जा रहा है। ओके तो 2 मिनट के लगा कि कोई चूहा है उसके नीचे या कुछ और है। उसको उल्टा किया, कुछ नहीं था। हाँ फिर अपने आप वो पेपर गया आगे और अपने आप उछलने लग गया। ओह तो क्या तो हवा मैं चल रही थी उस वक्त? हाँ जी, और क्या हवा के कारण हो रहा था कि कुछ और ही कारण था? सारी खिड़कियां बंद थी, ओह दरवाजे बंद थे, रात के 3 बजे थे, हम्म 3-3:30 बजे का टाइम था। तो मैंने वो जाके अपने वो रूममेट को उठाया, मैंने, भाई ये देख क्या हो रहा है। तो वो उसने आके देखा, उसने देखा उसका ही घर था। वो उसने देखा, बोलता है भाई सो जा, इस घर में बहुत अजीबोगरीब चीज होती है तो सो जा, तो तुझे बाद में देख लेना, बाद में अपना पढ़ाई कर लेना। तो ऐसे करके हम दोनों डर के सो गए। हाँ फिर सुबह मैं करीब 5 बजे उठ के फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। तब तक वो हादसा नहीं हुआ वापस से। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई एक्सप्लेनेशन अभी भी आपको नहीं मिल रहा होगा कि आखिर कोई वो ऐसा हुआ तो हुआ कैसे था वो। और ये हो सकता है कि शायद वो एक उस वक्त एक आपके लिए कि इंडिकेशन था कि आगे चल के आप भूत प्रेत का इन्वेस्टिगेशन करोगे, लेकिन आपने ना इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आपकी टीम को इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना था कि आगे वो जो पेपर था वो ऊपर नीचे कैसे हो रहा था। चलिए, हालांकि स्कूल के समय की जब हम बात कर रहे थे, पढ़ाई के समय की, तो आप जी बंक भी मारा करते थे और फिल्म देखने जाया करते थे। तो कभी जी। हुआ कि आप बंक मार के फिल्म देखने गए हो तो टीचर ने पकड़ लिया, या पापा को पता चल गया, उसके बाद फिर पिटाई हुई हो, या मिशन हर बार सक्सेस रहता था, मिशन सक्सेस, हर बार जी आप बंक मारते थे और फिल्म देख के चुपके से शरीफ बन के घर में आ जाते थे? एक्चुअली मैं बहुत सीधा बच्चा था, मैं कभी ऐसे कुछ गलत काम करता नहीं था। हाँ, कुछ बस बंक मार के आप फिल्म देखते थे। हाँ, लेकिन ये मेरे साथ एक बार हुआ है कि मेरे दोस्त मेरे कॉलोनी से फिल्म देखने जा रहे थे। हाँ मुंबई में एक थिएटर है, हिरोस, बहुत पुराना थिएटर है, और मेरे स्कूल के बहुत पास था वो। हम्म तो सबने प्रोग्राम बनाया और मुझे पूछा कि हमने तो छुट्टी ले रखी है, तू कैसे आएगा। हाँ तो मैंने बोला मैं सोचता हूँ कुछ करें। तो मेरे को पता था कि इतने बजे मिलना है, तो उससे पहले मैंने ना थोड़ी पेट दर्द की एक्टिंग शुरू कर दी। तो जाके फिर पेट दर्द में मुझे जाना, उन्होंने कुछ डाइजीन वाइजीन खिलाई मुझे कुछ। फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया कि मैम और मेरा पेट दर्द तो ठीक होगा नहीं, वो पेट दर्द तब ठीक होगा जब आप फिल्म देखोगे। तो मैं पेट पकड़ के, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने नोट लिखा, ठीक है तुम जाओ, हाँ घर जाओ। तो वहां से डायरेक्टली मैं हीरो गया, दोस्तों से मिला, मूवी वूवी देखी, घर आ गया। मम्मी पापा को भी पता नहीं चला, आज तक नहीं पता है। तो मुझे लगा कि आप पता चल जाएगा मम्मा को आपके कि उस वक्त पेट दर्द का बहाना किया था आपने। अच्छा, एक आपने कहा बहुत सीधे बच्चे थे, लेकिन बंक मार के आप फिल्म देखते थे, और आप डुप्लीकेट साइन भी क्या कर देते थे पापा की। फ्रेंच के समय जब आप फ्रेंच क्लास की आप पढ़ाई कर रहे थे, उसमें आप फेल हो गए थे, तो आपने डुप्लीकेट साइन कर दी थी आपने आपके फादर की। तो फिर बाद में पता चला कि अभी तक घर में किसी को पता ही नहीं था। को पता चल गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूल में रूल था कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको अपने पेरेंट का सिग्नेचर हाँ लाके रखना, और वहाँ पे एक बिल्कुल मॉनिटर बैठा था जो सिग्नेचर चेक करता था। हाँ लेकिन मैं अपने पापा के सिग्नेचर में इतना माहिर था हाँ कि पापा तो ऑफिस में थे, तो हाँ पेपर था, मैंने मार दिया सिग्नेचर। क्योंकि क्या था कि मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की थी, फ्रेंच क्योंकि एक नई लैंग्वेज थी। जी उन्होंने ट्यूशन लगवाए थे, फिर टीचर से भी कहा था इस पर ध्यान दो, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। तो मेरे को लगा भाई अब तो मार पड़ेगी, अब तो मतलब हालत खराब होने वाली है। हम्म तो मैंने साइन मार के दे दिया। तो वो मॉनिटर ने पूछा कि ये तुम्हारे पापा के साइन? मैंने बोला हाँ, आप चेक कर लो। तो वो उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, हाँ लेकिन फिर भी उसने जाने दिया। तो जब हम वो फ्लैट से निकलने वाले थे ना, तो मैंने वो पेपर ना एक बुक शेल्फ के पीछे छुपाया हुआ था। अच्छा तो जब हम शिफ्ट कर रहे थे वो घर से, तो बुक शेल्फ को आगे देखा तो वो पेपर था पीछे मेरे साइन के साथ। तो मम्मी ने उठाया, मम्मी ने बोला ये क्या है, अभी पकड़े गए तू कब आप। फेल हुआ?
तू कब फेल हुआ? जी। तो मैं अच्छा चैतन्य जी, कहा, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप फ्रेंच क्लास में फेल तो ज़रूर हो गए थे आप, ना? फिर आपने डुप्लीकेट साइन भी की थी, लेकिन गुड बाय को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि समय हो गया है आपसे गुड बाय कहने का। मैं एक्चुअली फ्रेंच अपनी सारी भूल चुका हूँ, मैं सिर्फ बॉन्जूर कह सकता हूँ। चलिए, That is हाँ, हालाँकि okay. बोंजूर जब शुरुआत में कहते हैं, जब मुलाकात करते हैं बोंजूर, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो Thank you so मच। much. तो Take बातें care. Bye. सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता चैतन्य चौधरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।